आर्यन के आंखों में जैसे आज भी 1 साल पुराना दृश्य चलचित्र की तरह चल रहा था कि अचानक आर्यन को उसकी मां ने हिलाया। क्या हुआ, इतना गुमसुम क्यों बैठा है? ये सुनते ही आर्यन चौंक कर पुरानी यादों से बाहर आया और बोला, आपको तो पता है माँ, पिछले 10 महीनों से आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हो, पर न जाने क्यों हर बार कुछ न कुछ हो जाता है। कभी लड़की मना कर देती है तो कभी लड़की के पिता मना कर देते हैं, तो कभी अजीब ढंग से लड़की की मौत हो जाती है। पता नहीं आज क्या होगा माँ। आपको तो पता है मैं वंदना को कितना पसंद करता हूँ, अगर उसे भी कुछ। तभी माँ ने आर्यन को डांटते हुए कहा, खबरदार जो आज के दिन कुछ अपशगुन मुंह से निकला भी तो। जा, इतनी ही फिक्र हो रही है तो जाकर वंदना से थोड़ी देर बात कर ले। मैं वंदना की माँ से बात कर लूंगी। वैसे भी शादी के लिए एक ही हॉल बुक किया गया है, वो पीछे की तरफ में कमरे में अपने सहेलियों के साथ ही होगी। अब जा। इधर आर्यन से भी और नहीं रहा गया और वो वंदना के कमरे में, जहाँ वो तैयार हो रही थी, पहुंच गया। वंदना की माँ आकर सबको समझाते हुए बोली, सुनो सब, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, दूल्हा दुल्हन को कोई बहुत जरूरी बात करनी है। पर वंदना ने आग्रह करके अपनी 2 सहेलियों को फिर भी रोक लिया। इतने में आर्यन जाके वंदना के पास बैठकर धीरे से बोला, क्या आप ठीक तो हो न वंदना? पता नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, घबराहट हो रही है, कुछ गलत सा महसूस हो रहा है मुझे। तभी वंदना की एक सहेली मजाक करते हुए बोली, क्या बात है जीजा जी, शादी में बस 2 घंटे रह गए हैं और आपको घबराहट हो रही है? घबराहट तो लड़कियों को होती है। दूसरी सहेली भी उससे मजाक करती हुई और जाकर द्वार बंद करके आ गई और बोली, जीजा जी, हम आपका डर भगा देते हैं। इधर ये सब देखकर शर्माकर आर्यन तुरंत कमरे से जाने लगा, पर दोनों सहेलियां भी ढीठ थीं। उन दोनों ने तुरंत आकर आर्यन का हाथ पकड़ लिया और फिर पहली वाली ने अचानक उसे पीछे से जकड़ लिया। बाप रे, ये क्या था? उसका दिल जैसे भग से धड़क उठा, पर सालियों के छेड़ने की बात सोचकर वो इसे मजाक में लेकर वहां से जाने लगा। पर उधर मुड़ते ही अचानक जब उसकी नजर द्वार पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। कारण उसे कुछ समझ ही नहीं आया, पर थोड़ी देर पहले भारी लहंगे में सजी वंदना अब बहुत छोटे कपड़ों में खड़ी थी और कटाक्ष करती नजरों से उसको देख रही थी। आर्यन का तो जैसे दिमाग ही चकरा गया। वंदना बहुत मादक बहकते स्वर में गा उठी। इधर एक तरफ हैरान था तो दूसरी तरफ उसकी होने वाली बीवी उसे यूं बहका रही थी। इतने में आर्यन को पूरी तरीके से बहकाकर वो दोनों सहेलियां भी उन दोनों को अकेले छोड़ वहां से चली गई। पर ये सच था कि इस बार आर्यन को भी अपने बहकने पर कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो वंदना को बहुत प्यार करता था और आज उनकी शादी भी थी, तो यदि वंदना खुद ये चाहती है तो इसमें उसे कुछ गलत नहीं लगा। तथा उसने भी अपनी होने वाली पत्नी को बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद दोनों बहुत प्यार से अपने प्रेम संबंध के बारे में सोचते हुए एक दूसरे में खोए थे कि तभी दोनों सहेलियां फिर वहां आ पहुंची। इधर वंदना भी आज बहुत खुश नजर आ रही थी और आर्यन भी काफी शांत नजर आ रहा था। तभी दोनों सहेलियां बोली, चलो चलो, शादी के मुहूर्त में बस 1 घंटा रह गया है। ये सुनते ही आर्यन अपनी जगह से उठते हुए वंदना के हाथों को हाथ में लेकर बोला, मुझे अपने प्यार पर गर्व है। आज जो आपके साथ पल मैंने बिताए वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं चलता हूँ, पर मंडप में अपना इंतजार रहेगा। और वो वहां से जाने ही लगा था कि तभी वंदना उसका हाथ पकड़ के जाने से रोकते हुए, अब तो आपको हमसे निकाह कबूल है ना? और उसने कटाक्ष करते हुए उसकी तरफ देखा। ये सुनते ही आर्यन मुस्कुराकर, ये क्या हो गया वंदना आपको? ये कौन सी भाषा है? वंदना ने बुरा सा मुंह बनाकर तुरंत कहा, मैं नाराज हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वंदना ने छोटी बच्ची के जैसे मुंह बनाते हुए कहा, तो आपकी सजा ये है, अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मुझे अपनी शादी में खुद बुलाना होगा, वो भी 3 बार। नहीं तो जाओ, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, वंदना, अब ये कैसी जिद हुई भला? पर अगर ये आपकी जिद है तो ठीक है, मैं आपको अपनी शादी में मंडप में निमंत्रित करता हूँ। आपका मेरी शादी में स्वागत है। आपका मेरी शादी में स्वागत है। आपका मेरी शादी में स्वागत है। फिर शादी के मंडप में दोनों प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए प्रणय सूत्र में बंध गए। आर्यन की मां ने आरती करके बड़े प्यार से खुद हाथ पकड़कर वंदना को गृह प्रवेश करवाया। आर्यन के दोस्त भी अच्छी खासी दावत के बाद उसे वंदना के कमरे में छोड़कर चले गए।
आर्यन वंदना के पास जाकर बैठ गया और उसका घूंघट उठाया। घूंघट उठाते ही उसकी रूह कांप उठी। खुले बाल, आंखों में फैला काजल, मुंह में पान, पाँव में घुंघरू बांधे, वंदना अजीब ढंग से गाते हुए, रात में नशा तेरा, जिस्म मेरा प्यासा तेरा, हो, मैं तेरी मनोहरी, क्यों क्या कहा था तूने, मुझसे नफरत है तुझे, मैं तुझे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी, देख आखिर तुझे मैंने हासिल कर ही लिया। ये सुनते ही आर्यन के दिमाग में जैसे बम ब्लास्ट हुआ हो। वो चौक के बेड से दादम से नीचे जा गिरा। वो वंदना के अंदर सवर्णा को देखकर बुरी तरह से आबक था। तुम्हें क्या हो गया है वंदना? तुम कैसी बातें कर रही हो? पर ये सुनते ही वंदना बेड से उठकर आर्यन के सीने में चढ़कर आ बैठी और जोर से चिल्लाई, वंदना नहीं, सवर्णा हूँ मैं। स्वर्णा हूँ मैं, वही जिसको तुम अपना प्रेम मिलन होने से पहले ही शैया में अधूरा छोड़ आए थे, और आज उसका ही बेटा हमें 3 बार अपनी शादी में स्वागत करके आमंत्रण करके जीवन भर के लिए अपने घर बुला लाया। हा, अब तो तुम्हारे जीते जी हमें वो बुढ़िया तो क्या, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी नहीं भगा सकता, और उस बुढ़िया का तो मैं अपनी काले तंत्र गुरु को बलि दूंगी। देखना, अब मैं वो आम स्वर्णा नहीं जो किसी के भगाने पे चली जाए। अशुद्ध तंत्र से जन्मी प्यासी पिचाश बन गई हूँ मैं। अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। हा। इधर ये सुनकर तो आर्यन डर मारे रो ही पड़ा और बोला, चली जाओ, ऐसे छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो मेरी वंदना के शरीर को। पर ये सुन स्वर्णा फिर हंस पड़ी, मेरी वंदना? हाँ, इस वंदना की इतनी फिक्र है तुझे? पता भी है कि तेरे लिए मैंने क्या किया था? आज से 1 साल पहले याद कर उस दिन को, जिस दिन तू मुझे बेइज्जती करके अकेला छोड़ गया था। मैं रोते रोते जंगल की तरफ चली गई थी, और मेरी अधूरी चाहत को पूरा करना तो अब मेरे लिए जिद बन गई थी। मैं चलते चलते बहुत आगे चली गई थी, और एक जगह पहुंचकर मैंने देखा कि जंगल में कोई तांत्रिक काला जादू कर रहा था। कि मुझे देखते ही वो बोला, रुक क्यों गई? आर्यन के साथ शाम बिताने की इच्छा खत्म हो गई। ये सुनकर मैं समझ गई कि वो काफी पहुंचा हुआ तांत्रिक था, तो मैं उसके पास गई और कहा, नहीं, अब तो उसे पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुका सकती हूँ, पर उसे नहीं भूल सकती। तो उस तांत्रिक ने मुझे कहा, सोच ले, ये कोई आम तंत्र नहीं जो टूट जाए। भयंकर काला तंत्र है, इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैंने उसे कहा कि मैं जान भी दे सकती हूँ, बस मुझे आर्यन चाहिए। तांत्रिक मुस्कुराया और उसने मुझे कपड़े बदल के एक काले लबाड़े को पहनकर आने को कहा। वो मंत्र पढ़ता गया और मैं वहां बैठकर जो वो बोलता वो करती गई। आज मुझे किसी चीज का डर नहीं था, बस तुझे पाने की प्यास थी। पर वो तांत्रिक अब अजीब ढंग से झूमते हुए मंत्र पढ़े जा रहा था। कभी माहौल में अजीब भारीपन महसूस होने लगी। रात अपनी शबाब पे था कि तभी वो तांत्रिक किसी को जोर जोर से बुलाने लगा। मैं डर गई, फिर भी वहां बैठी रही कि तभी वह एक भयानक सा आकृति उभरा, जैसे कब्र से कोई मुर्दा उठाया हो। उसके शरीर में जगह जगह से कीड़े तथा केंचुए उसके शरीर में रेंग रहे थे। इतना घिनौना था वो, मैं उसे देख कांपने लगी कि तभी उस तांत्रिक ने मुझे कहा, अगर तुझे आर्यन चाहिए तो तुझे इस मुर्दे को खुश करना होगा। और इससे पहले कि मैं कुछ कहती वो घिनौना मुर्दा मेरे पास आया और मेरे काले लबाड़े को खींच लिया। इधर मैं डर से चीखती रही और उधर वो मुझे अपनी गोद में उठा के ले गया। क्योंकि तांत्रिक ने मेरे ही लिए मुर्दे का आवाहन किया था, तो मेरी इच्छा या रजा कुछ मुझसे न पूछा गया। उसके बाद उस मुर्दे ने पूरे 61 दिनों तक मुझे अपनी कैद में रखा और मुझे खूब यातनाएं दी। और वो मेरे शरीर को कब अपने साथ मुर्दों की दुनिया में ले गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब 61 दिन यानी क्रिया की मियाद पूरी हुई और उसके बाद मैं तांत्रिक के पास वापस गई, तो उसने मुझे वो काले तंत्र मंत्र सिखाए कि मैं वही बैठ के तेरे साथ कुछ भी कर सकती थी। मैंने ही तेरी सारी शादियां तुड़वाई। मैंने ही उन लड़कियों को अपने काले तंत्र के मुर्दे शैतानों को भोग चढ़ा दिया। और तब मुझे पता चला कि तू वंदना को बहुत पसंद करने लगा था और उससे तेरी शादी की बात भी चल रही थी। फिर क्या, आज मैंने तेरे साथ अपनी सारी हसरत पूरी कर ली। मैं यहाँ पूरे रीति रिवाज से तेरे 3 बार बुलाने पर तेरी वंदना के शरीर में तुझसे ब्याह कर यह आई हूँ, और तेरी या बुढ़िया माँ ने खुद हाथ पकड़ के मेरा गृह प्रवेश कराया है। आर्यन ये सुनकर सर पकड़ के बैठ गया। अब मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा हमेशा तेरे पास रहूंगी, और रोज मेरी प्यास तू खुद बुझाएगा।